हम बात करने वाले हैं एल्टन मेयो की। एल्टन मेयो को स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मानवीय संबंध जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी एल्टन मेयो से संबंधित है। एल्टन मेयो और उनके जो हार्थोन प्रयोग किए गए, उनके जो एक्सपेरिमेंट हुए, उन्होंने पूरे के पूरे प्रशासन को, प्रशासनिक संदर्भ को हिला दिया। तो आइए समझते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। 1880 में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में एल्टन मेयो का जन्म हुआ और 12 वर्ष की आयु में ही उन्हें क्वींस कॉलेज तथा 14 वर्ष की आयु में सेंट पीटर्स कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर ली। 1897 में विश्वविद्यालय में उनका दाखिला होता है, एडिलेड विश्वविद्यालय में, और 1899 में उन्होंने जो अपना पीजी किया वो फिलॉसफी में किया। देन वो वहीं पर फ़िलोसफ़ी पढ़ते रहे और साइकोलॉजी का स्टडी किया आगे उन्होंने, और देन वहीं टीचिंग करने लगे क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के अंदर। दोनों ही विश्वविद्यालय, एडिलेड और क्वींसलैंड में, फ़िलोसफ़ी, पॉलिसी, साइकोलॉजी ये सब स्टडी करवा रहे थे। टीचर बन गए थे वहीं पर। फिर वो फ़िलोसफ़ी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भी बन गए। देन वार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस ऑफ कॉमर्स में संकाय सदस्य के रूप में नियुक्त हुए और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में औद्योगिक अनुसंधान के प्रोफेसर के पद पर उनकी नियुक्ति होती है 1926 में, जिस पर वो 1947 तक इस पद पर बने रहे। और इसी दौरान जब वो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, तभी उन्होंने हार्थोन एक्सपेरिमेंट्स किए। तो वहाँ से जब वो रिटायर्ड होते हैं तो 1949 में उनकी डेथ हो गई। इनकी कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही फेमस रहीं और हम आज भी उन्हें देखते हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहता है। एक था डेमोक्रेसी एंड सोशल फ्रीडम जो 1919 में पब्लिश हुई थी। द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है 1933। द सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, और इसके अलावा चेंजिंग मेथड इन इंडस्ट्री और सुपरविजन एंड व्हाट इज मीन्स, ये दो एक हैं उनके। तो हमें याद रखना है इनके नाम, एल्टन मेयो की ये बुक्स। जब भी प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, ह्यूमन प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इस तरह के वर्ड आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मेयो की बुक हो सकती है। और साथ ही साथ हार्थोन जो एक्सपेरिमेंट रहे वो मेयो ने करवाए। हार्थोन एक्सपेरिमेंट के साथ मानवीय संबंध उपागम का सीधा सीधा संबंध एल्टन मेयो से है। आइए अब देखते हैं हार्थोन एक्सपेरिमेंट क्या थे। तो हार्थोन एक्सपेरिमेंट सबसे पहले तो मानवीय संबंध उपागम सिद्धांत को स्थापित करते हैं, है ना। ये जो सिद्धांत है ये हार्थोन एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया। ये जो एक्सपेरिमेंट थे ये अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो शहर के पास हार्थोन नामक स्थान पर हुए थे। तो वो जो स्थान था उसका नाम हार्थोन था, इसलिए ये हार्थोन एक्सपेरिमेंट है। जॉर्ज एल्टन मेयो और अमेरिका के रोथलिस बर्जर, ये दोनों का नाम हार्थोन प्रयोगों के प्रमुख शोधकर्ता में माना जाता है, मेयो और रोथलिस बर्जर। इन प्रयोगों का विस्तृत वर्णन जो है वो रोथलिस बर्जर और डिक्सन ने अपनी बुक मैनेजमेंट एंड द वर्कर 1939 में किया है। ये जो वर्णन था ये इस बुक में किया गया है और इनके राइटर बर्जर और डिक्सन है। ये ध्यान रखने वाली बात है, हार्थोन एक्सपेरिमेंट कहाँ लिखे गए थे, इनके रिजल्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि हार्थोन एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आते हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग, 1924 से 27 के बीच किया गया, द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। यह राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की राष्ट्रीय शोध परिषद तथा हार्थोन फैक्ट्री के निरीक्षक जॉर्ज पैनाक और अन्य साथियों द्वारा शुरू किए गए थे। प्रयोग के अंतर्गत 6 लड़कियों के 2 समूह बना दिए गए। दोनों समूह के पास समान कार्य थे। 2 कमरों में इन लड़कियों के समूह के कार्य निष्पादन और प्रकाश व्यवस्था के सह संबंध को जानने के लिए प्रयोग किए गए। पहले कमरों में प्रकाश और अन्य सुविधाएं स्थिर रखी गई, दोनों कमरों में समान रखी गई। धीरे धीरे प्रकाश को कम और ज़्यादा करके देखा गया कि इससे उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या।
1.5 वर्ष तक शोध करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि प्रकाश या अन्य सुविधाओं को कम ज़्यादा करने से उत्पादन में कमी नहीं होती, बल्कि दोनों समूहों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। 1927 में न्यूयॉर्क के हॉवर्ड क्लब में जॉर्ज पैनक की मुलाकात एल्टन मेयो से हुई और उन्होंने मेयो को अपनी समस्या बताई और हार्थोन आने का निमंत्रण दिया था। तो इस प्रयोग में मेयो को जॉर्ज पैनक, डिक्सन, राइट, व्हाइटहेड, लॉयड, वार्नर, हेंडरसन और फ्रिट्जजुल रोथलिसबर्गर का सहयोग मिला। तो ये पहला प्रयोग था। प्रकाश व्यवस्था के नाम से ही ये प्रयोग था। आप समझ पाएंगे, प्रकाश व्यवस्था अगर नाम आ रहा है तो पहला प्रयोग प्रकाश व्यवस्था पे किया उन्होंने ये देखने की कोशिश करी कि क्या जो रूम में जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन रूम की लाइट को कम ज़्यादा करें या कुछ और फैसिलिटीज़ को कम ज़्यादा करें, तो क्या दोनों ग्रुपों की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर उसमें कोई डिफरेंस आता है क्या? पर ऐसा नहीं हुआ, एक्चुअली प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ऐसा उनका मानना है। तो ये हार्थोन एक्सपेरिमेंट का पहला एक्सपेरिमेंट था, द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, प्रकाश व्यवस्था वाला। सेकेंड, रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। प्रकाश व्यवस्था कम ज़्यादा होने से उत्पादन में उल्लेखनीय अंतर न आने पर शोधकर्ताओं ने प्रकाश सिद्धांत छोड़कर दिहाड़ी, विश्राम के क्षण तथा काम की अवधि को नियंत्रित करके प्रयोग किए। अब ये जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट थे वो सैलरी पर किए गए, उनके रेस्ट टाइम पर किए गए और जो उनका वर्किंग टाइम था उस पर किए गए। इसके बाद समूह प्रोत्साहन योजना के स्थान पर प्रति व्यक्ति दर योजना शुरू की, परंतु उत्पादन निरंतर बढ़ता ही रहा। इसी तरह काम के घंटों, प्रति सप्ताह काम की अवधि, कॉफ़ी एवं सूप की सुविधा इत्यादि प्रावधानों ने भी उत्पादन पर को बढ़ाया। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता ने सभी सुविधाएं समाप्त कर दी और ये परिणाम क्योंकि आश्चर्यजनक थे कि कुछ दिन तो उत्पादन गिरा, लेकिन शीघ्र ही उत्पादन का स्तर बढ़ने लगा। तो ऐसा उत्पादन तो कभी पहले हुआ नहीं था। तो उन्हें लगा कि ये जो प्रकाश व्यवस्था है, प्रोत्साहन योजना है या विश्राम के क्षण है, ये उत्पादन से या उत्पादकता से डायरेक्ट संबंधित नहीं है। लेकिन एल्टन मेयो ने जब देखा, पता किया, तो उन्हें पता चला कि इन सब के पीछे कोई और कारण था, जिसे उन्होंने हार्थोन इफेक्ट या आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन ऑफ आउटपुट नाम दिया। क्या था ये? जो वर्कर्स थे उन्हें उनके प्रयोगों का पता था, तो वो जानबूझकर ऐसा करते थे। शोध के परिणामों को देखकर मेयो ने निष्कर्ष निकाला कि संभवतः जो लड़कियों की प्रवृत्ति थी, जो वर्कर्स थे उनकी प्रवृत्ति थी, वो उनके व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। इन श्रमिकों ने मिलकर अपना एक समाज बना लिया है और श्रमिकों ने अपने ऊपर हो रहे प्रयोगों के कारण योजना में भागीदारी की दर को बढ़ा दिया है। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक मनुष्य की व्याख्या की और 5 प्रकार की उपकल्पनाओं की चर्चा करके अंत में निष्कर्ष दिया कि कार्य संतुष्टि जो है वो मूलतः समूह की अनौपचारिक सामाजिक रचना पर निर्भर करती है। जो इनफॉर्मल सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, वो ही किसी वर्क पर डिपेंड करते हैं, वर्क के नेचर पर या वर्क सेटिस्फैक्शन पर, या हम कहेंगे आउटपुट्स पर और प्रोडक्टिविटी पर। अतः निरीक्षकों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि श्रमिक अपनी बात खुलकर कह सके और पर्यवेक्षण तथा मनोबल प्रत्यक्षतः संबद्ध है ना। यानी कि सुपरविजन कैसा है वो मोटिवेशन को डायरेक्ट रिलेट करता है। अगर सुपरविजन अच्छा होगा तो मोटिवेशन भी अच्छा होगा, अगर सुपरविजन अच्छा नहीं होगा तो मोटिवेशन भी कम होगा। तीसरा जो प्रयोग था वो अभ्रक पृथक्करण परीक्षण समूह प्रयोग था, माइका स्प्लिटिंग टेस्ट ग्रुप एक्सपेरिमेंट। हार्थोन में पूर्व के परीक्षणों के परिणाम के बाद यह निश्चय किया गया कि आर्थिक अनार्थिक चरों का गहन परीक्षण हो और इस प्रयोग में पीस रेट व्यवस्था को स्थिर रखकर कार्य की दशाओं में हेरफेर करके देखा तो उत्पादन की मात्रा में 15% वृद्धि हुई। इससे सिद्ध हुआ कि गैर वैतनिक चर भी उत्पादन पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये पीस रेट व्यवस्था को स्थिर रखा इन्होंने और कार्य की दशा देखी, उसमें भी वृद्धि हुई थी। तो गैर वैतनिक चर जो होते हैं, मतलब वेतन के अलावा भी कुछ कारण होते हैं जो कि इस पर उत्पादन पर प्रभाव डालते हैं। फिर आता है उनका फोर्थ और मानवीय प्रवृत्तियां तथा भावनाएं प्रयोग, ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स एक्सपेरिमेंट। ये प्रयोग करने से पहले मेयो ने कुछ वर्कर्स को प्रश्नावली भरने के कार्य में प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षित दल द्वारा हार्थोन संयंत्र के
25,000 कार्मिकों में से 21,000 श्रमिकों से साक्षात्कार करके एक प्रश्नावली या अनुसूची भरवाई गई। हॉवर्ड एक्सपेरिमेंट ने इस शोध में मानवीय व्यवहार तथा भावनाओं को जानने का प्रयास किया गया और श्रमिक से यह कहा गया कि वह प्रबंध की नीतियों, कार्यक्रमों, कार्य के माहौल और मालिक के व्यवहार के बारे में अपने विचार खुल के प्रकट करे। इस प्रयोग ने श्रमिकों की कल्पना शक्ति को बढ़ा दिया और लगभग सभी श्रमिकों ने अपने दिल का गुबार निकाला। परिणाम यह निकला कि बिना फैक्ट्री के माहौल, भौतिक सुविधाओं तथा वेतन में परिवर्तित किए ही कुछ उत्पादन बढ़ गया और श्रमिकों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन भी आया। उनकी शिकायतें दो प्रकार की थी, प्रत्यक्ष एवं भौतिक शिकायतें, अप्रत्यक्ष एवं मनोवैज्ञानिक शिकायतें। तो हॉवर्ड एक्सपेरिमेंट के दल ने यह निष्कर्ष निकाला कि श्रमिकों द्वारा वर्णित शिकायतों और तथ्यों में कोई रिश्ता नहीं है। श्रमिकों की पारिवारिक त्रासदियां, बीमारियां, व्यक्तिगत समस्याएं ही उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं या बाधित करती हैं और इन समस्याओं को मेयो ने निराशावादी ख्याली पुलाव कहा। ये वर्ड पूछा गया है 2 बार एग्जाम में, निराशावादी ख्याली पुलाव, नेट एग्जामिनेशन में आया था। निराशावादी ख्याली पुलाव किसे कहा गया है? जो वर्कर्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, उनकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मेयो ने निराशावादी ख्याली पुलाव कहा है। फिर आता है इनका सामाजिक संगठन प्रयोग या बैंक वायरिंग प्रयोग। बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से इसे जाना जाता है अधिकतर। यह मेयो द्वारा हार्टोन संयंत्र में किया गया अंतिम प्रयोग था जो समूह के व्यवहार के विश्लेषण पर आधारित था। अध्ययन दल ने अवलोकन के द्वारा समूह व्यवहार को जांचा। श्रमिकों का चयन ऐसे 3 समूहों में किया गया जो एक दूसरे के कार्य के आधार पर जुड़े हुए थे। ये काम धातु को सोल्डर करना, टर्मिनल लगाना और तार लगाना थे। श्रमिकों को वेतन समूह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाता था, अर्थात प्रत्येक सदस्य को समूह के कुल उत्पादन के आधार पर उनका अंश मिलता था। यानी कि ग्रुप प्रोडक्टिविटी जितनी रहेगी वैसा ही उनकी सैलरी थी। हर ग्रुप की अलग हो सकती है। इसमें प्रयोग के दौरान ये पाया गया कि समूह ने उत्पादन का अपना एक मानक निश्चित कर लिया और जो प्रबंधक द्वारा निर्धारित मानक से बहुत ही कम था। समूह अपने किसी भी सदस्य को उत्पादन घटाने या बढ़ाने की अनुमति नहीं देता था। यद्यपि यह समूह अधिक उत्पादन में सक्षम था, किंतु उत्पादन दर को स्थिर बनाए रखने के लिए पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं करता था, क्योंकि उनके बीच में एकता थी और उन्होंने कुछ नियम बना लिए थे। क्या नियम बनाए थे? मतलब जो ग्रुप बन गए थे उन ग्रुप का अपना एक नियम हो गए थे। क्या नियम हो गए थे? किसी को भी बहुत अधिक काम नहीं करना है, वरना वो शेखी खोर कहलाएगा, रेड बस्टर कहलाएगा। शेखी खोर को प्रताड़ित करने के लिए बिंगिंग खेल खेलने को विवेश किया जाता था, जो कि खनन अयस्क के ढेर पर धमा चौकड़ी मचाने से संबंधित था। देखिए, ग्रुप बन गए वर्कर्स के। अब वर्कर्स ने डिसाइड कर लिया कि हम इतना ही उत्पादन करेंगे, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं करेगा, और जो ज़्यादा काम करेगा उसे शेखी खोर कहने लगे। किसी को बहुत काम भी नहीं करना चाहिए, वरना वो कामचोर या धोखेबाज, बहुत कम काम भी नहीं करना चाहिए, वरना वो कामचोर या धोखेबाज कहलाएगा। किसी को भी अपने साथियों की चुगली पर्यवेक्षक से नहीं करना है, वरना वो भेदिया कहलाएगा। किसी को भी साथियों से सामाजिक दूरी नहीं बनानी है, नहीं तो न ही कार्यालयी व्यवहार करना है, अर्थात यदि कोई निरीक्षक है तो वह निरीक्षक जैसा व्यवहार नहीं करेगा। मेयो और हॉवर्ड दल के अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि समूह के व्यवहार का प्रबंध या संयंत्र की सामान्य आर्थिक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं था। श्रमिकों का मानना था कि विशेषज्ञता तथा कुशलता के तर्क मानवीय और सामूहिक गतिविधियों को बाधित करते हैं। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हुए। अब इनके क्या रिजल्ट रहे वो देख लेते हैं। हार्टोन एक्सपेरिमेंट के बाद जो मानवीय संबंध विचारधारा की नींव रखी गई, उससे कुछ बातें स्पष्ट हुई। क्या स्पष्ट हुई? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन में पूछा जाता है, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे मशीन की भांति न तो समझा जाना चाहिए और न कठोरता से निर्देशित किया जाना चाहिए। तकनीकी प्रगति तथा भौतिक पक्ष पर इतना अधिक बल नहीं देना चाहिए कि सामाजिक मानवीय जीवन ही प्रभावित हो जाए। इन एक्सपेरिमेंट्स ने डेविड रिकार्डो की रेबल परिकल्पना थी, जो ये कहती थी कि बड़े असंगठित समूह केवल अव्यवस्था फैलाते हैं। डेविड रिकार्डो की रेबल जो परिकल्पना थी उसको ध्वस्त कर दिया कि मनुष्य को असंगठित लोगों का ऐसा झुंड मानती थी जो केवल स्वार्थ से संचालित होते हैं। मेयो ने रॉबर्ट ओवन की उस मान्यता को जीवित किया
जो उद्योगपतियों से ये अपेक्षा करती है कि मशीनों से अधिक ध्यान श्रमिकों पर दीजिए। मेयो ने इसे हर्ड परिकल्पना नाम दिया। देखिए, हर्ड परिकल्पना मेयो ने बनाई है, जो कहती है कि मशीनों से अधिक ध्यान श्रमिकों पर देना चाहिए। किसकी थी ये? रॉबर्ट ओवन की कोई मान्यता थी। और डेविड रिकार्डो की रैपल परिकल्पना को ध्वस्त किया। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए ध्यान रखना। रैपल परिकल्पना को ध्वस्त किया है और हर्ड परिकल्पना को स्थापित किया है। मेयो ने यह भी स्पष्ट किया कि सहयोग प्राप्त करने के लिए सत्ता तथा विशेषज्ञता की अपेक्षा सामाजिक कौशल अधिक महत्वपूर्ण है। इन प्रयोगों ने औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठनों की महत्वता को सिद्ध कर दिया और हार्थोन प्रयोगों ने श्रमिकों के व्यवहार पर समूह के प्रभाव के महत्व को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से वर्णित किया है। जो प्रयोग हुए, इन्होंने शास्त्रीय उपागम, जो इससे पहले का जो उपागम था, उन सिद्धांतों को बिल्कुल हिला दिया और उसके अपोजिट कुछ बयान दिए। तो मानवीय संबंध उपागम की नींव यहाँ से पड़ती है एल्टन मेयो के हार्थोन एक्सपेरिमेंट से। और यह अंतर भी कई बार पूछा जाता है कि शास्त्रीय उपागम और मानव संबंध उपागम में क्या अंतर है। तो आइए हम उसको डिटेल में देख लेते हैं। जो शास्त्रीय उपागम थे वो संगठन की औपचारिक संरचना पे बल देते थे, लेकिन मानवीय संबंध उपागम अनौपचारिक संगठनों पर बल देता है। शास्त्रीय उपागम संगठन को तार्किक और अव्यक्तिगत व्यवस्था मानते थे, लेकिन हार्थोन एक्सपेरिमेंट ने सिद्ध कर दिया कि भावात्मक तथा सामाजिक व्यवस्था माना जाना चाहिए संगठन को, है ना। ये संगठन को आर्थिक मानव मानते थे शास्त्रीय उपागम वाले, लेकिन जब मानवीय संबंध उपागम आया तो इसने जो वर्कर्स हैं उसको सामाजिक मानव कहा। संगठन के मशीनी और क्रिया प्रणाली पक्ष पर जोर दिया जाता था शास्त्रीय उपागम में, लेकिन मानवीय संबंध उपागम में संगठन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष पर जोर दिया जाता है। जो शास्त्रीय उपागम है वो प्रबंध द्वारा निर्मित कानूनों और विनियमों को संगठनात्मक व्यवहार का आधार मानते हैं, लेकिन मानवीय संबंध उपागम में भावनाओं, अभिवृत्तियों और इच्छाओं को संगठन के व्यवहार का आधार माना जाता है। शास्त्रीय में कार्मिकों को एक रूपी माना जाता है, होमोजीनियस, लेकिन यहाँ कार्मिकों को विविधता से परिपूर्ण माना जाता है, हेट्रोजीनियस माना जाता है। शास्त्रीय में निरंकुश पर्यवेक्षण शैली का समर्थन होता है, लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण शैली का समर्थन की बात की जाती है। शास्त्रीय में मनुष्य को आणविक रूप से देखा गया है, मानवीय में मनुष्य को सामाजिक रूप से देखा गया है। शास्त्रीय में सिद्धांतों पर आधारित संगठन की संरचना को कार्य दक्षता का आधार माना गया है। सिद्धांतों पर आधारित संगठन को कार्य दक्षता का आधार माना है, लेकिन यहाँ कार्मिकों की संतुष्टि और मानवीय संबंध को कार्य क्षमता का आधार माना गया है। शास्त्रीय में कार्य के भौतिक पर्यावरण पर बल दिया गया, लेकिन मानवीय में कार्य के सामाजिक पर्यावरण पर बल दिया गया। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एल्टन मेयो, हार्थोन एक्सपेरिमेंट और मानवीय संबंध विचारधारा के, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।